हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। आज हम देखेंगे 10वीं के त्रैमासिक परीक्षा के लिए सामाजिक विज्ञान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, है ना। आप लोग लगातार कमेंट किए जा रहे थे कि सामाजिक विज्ञान का वीडियो लाइए, सामाजिक विज्ञान के यानी कि सोशल साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराइए। क्योंकि मैंने पिछले वीडियोस हैं जो आपके, उन सभी में आपको 10वीं के सभी सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिए हैं। तो प्लेलिस्ट में आप जाकर के देख सकते हैं, सभी सब्जेक्ट्स के आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आपका सिलेबस क्या है सामाजिक विज्ञान का त्रैमासिक के लिए। तो भूगोल से आपके 3 चैप्टर आने हैं, संसाधन एवं विकास, वन एवं वन्य जीव संसाधन, जल संसाधन, है ना। तो ये 3 चैप्टर आपके भूगोल से रहेंगे, ये 3 चैप्टर आपके इतिहास से रहेंगे, और एक राजनीति से संघवाद नामक चैप्टर आएगा। तो अर्थशास्त्र से ये 2 चैप्टर आपके रहेंगे, है ना। तो चलिए सभी के क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। आपका भूगोल का क्या सिलेबस है, ये 3 चैप्टर आपके आने हैं। तो संसाधन एवं विकास से हम क्वेश्चन देख लेते हैं, जो जो आपके क्वेश्चन बनेंगे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही हम देखेंगे, है ना। तो संसाधन किसे कहते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन है संसाधन के पाठ से, और संसाधन किसे कहा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट देखेंगे। संसाधन की परिभाषा, हमारे पर्यावरण में उपस्थित प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयोग की जा सकती है, या कुछ ऐसे साधन जिनको तकनीक की सहायता से अपनी आवश्यकता को पूरा किया जा सके, ऐसे साधनों को हम संसाधन कहते हैं, ना। तो कह सकते हैं सीधी सी बात कि ऐसी वो वस्तु जिससे हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति को पूरा कर सकते हैं, तो वो संसाधन कहलाती है ना। जैसे कि उदाहरण में मिट्टी, वायु, पानी, स्कूल बैग, टिफ़िन, ये आप लोगों के डेली रूटीन के हिसाब से ये 2 उदाहरण बताए गए हैं, और हम हर एक उदाहरण आपके डेली यूज़ में है। यहाँ पे देखेंगे अगला आपका है मृदा अपरदन किसे कहा जाता है। मृदा अपरदन की परिभाषा आपको पता होनी चाहिए, है ना। तो मैंने ये परिभाषा तैयार की है कि तेज चलती हुई हवाएं और भारी बारिश के कारण मृदा या मिट्टी का क्षय या अपरदन, है ना। अगर बहुत ही ज़्यादा हवा चल रही है ना, मृदा का जो उपजाऊ मृदा होती है ऊपरी सतह पर जो पाई जाती है ना, जो मृदा की ऊपरी सतह होती है ना, उस पर अच्छी मृदा पाई जाती है, तो उपजाऊ मृदा पाई जाती है। अगर तेज़ बारिश चल रही है या तेज़ हवा चल रही है, तो यहाँ पे मृदा क्या होगी, ये उपजाऊ मृदा उड़ करके किसी अन्य स्थान पर चली जाएगी, अवांछित स्थान पर यहाँ पर चली जाएगी, तो वो मृदा का क्षय कहलाएगा, है ना। तो वहाँ की तो मिट्टी बर्बाद हो गई, तो वो मृदा का क्षय या अपरदन कहलाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका जैविक और अजैविक संसाधन क्या है, कुछ उदाहरण दीजिए। यहाँ पे जैविक संसाधन को देखेंगे, फिर अजैविक को देख लेंगे। जैविक क्या रहेगा आपका, जैविक संसाधन जीव मंडल से प्राप्त होते हैं और इनमें जीवन होता है, जैसे मनुष्य, वनस्पति और जीव, मत्स्य पालन, पशुधन। उदाहरण के लिए जंगल और जानवर जैविक संसाधन हैं, है ना। जो जानवर हैं, प्राणी हैं जितने जीवित, वो जैविक संसाधन के अकॉर्डिंग आते हैं। जैसे कि जानवर हो गए, है ना, जंगल के पेड़ पौधे हो गए, वनस्पति, तो ये सब हो गए। अजैविक के बारे में जान लेते हैं। अजैविक संसाधन आपका क्या कहता है, अजैविक संसाधनों में वे सभी चीज़ें शामिल होती हैं जो निर्जीव चीज़ों से बनी होती हैं। उदाहरण के लिए चट्टानें और धातुएं, भूमि, जल और मिट्टी भी अजैविक संसाधन हैं। तो ये आपका अजैविक संसाधन का यानी कि जो अजीवित वस्तुएं होती हैं, ना, निर्जीव, सीधी सी बात कह सकते हैं समझने के लिए, है ना। यहाँ पर रहेगा आपका अगला क्वेश्चन है तकनीकी और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों की अधिक खपत कैसे हुई है। आपकी संसाधन और विकास नामक चैप्टर जो है, इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। संसाधनों की अधिक खपत के लिए तकनीकी और आर्थिक विकास के लिए निम्न कारक जिम्मेदार हैं, है ना। ये सभी जो कारक यहाँ पे दिए गए हैं, ये तकनीकी विकास के खपत के लिए यहाँ पे उत्तरदायी बताए गए हैं। देख सकते हैं, एक देश के संसाधन उसके औपनिवेशिक शासक के नागरिकों के लिए भी सुलभ थे, जिससे खपत में वृद्धि हुई। तकनीकी प्रगति के फलस्वरूप परिणाम स्वरूप अकुशल मशीनरी उत्पादन में वृद्धि और संसाधनों की अधिक खपत भी होती है। तकनीकी विकास और आर्थिक प्रगति के कारण सभी उम्र का में कम मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में वृद्धि हुई, है ना। मृत्यु दर है ना, वो कम गई है, क्योंकि तकनीकी विकास इतना बढ़ चुका है और आर्थिक प्रगति इतनी हो चुकी है मनुष्य की, कि जो मृत्यु दर है, कई बार जो बच्चे के प्रसव, जब मतलब ये देख सकते हैं आप, कई बीमारियों और प्रसव आदि के कारण कम लोग मरते हैं, है ना। अब पहले की बात की जाए तो पहले कम उम्र में ही लोगों की मृत्यु हो जाती थी। यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रसव के कारण पहले कई छोटे छोटे बच्चे होते थे, कई बीमारियों के कारण लोगों की मौत हो जाती। लेकिन अब तकनीकी विकास इतना बढ़ चुका है, आर्थिक प्रगति इतनी आगे हो चुकी है हमारी, कि अब हम यहाँ पे इससे अधिक खपत में संसाधन का हम खपत कर रहे हैं, है ना, कि संसाधन की खपत अब हम और अधिक कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है आपका पूर्वी तट के डेल्टा, नदी डेल्टा में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। इस प्रकार की मिट्टी की प्रमुख 3 विशेषताएं लिखिए। ये डेल्टा क्षेत्र की मिट्टी है, तो कौन सी होगी, जलोढ़,
जलोढ़ की बात हो रही। देखिए यहाँ पे है आपका, अथवा में इस प्रकार से भी इसे पूछा जा सकता है कि जलोढ़ मिट्टी की 3 विशेषताएं लिखिए। तो देख सकते हैं यहाँ पे आप, जलोढ़ मिट्टी पूर्वी तटीय योजना के में विशेष रूप से महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टा में पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी की 3 विशेषताएं इस प्रकार हैं, यहाँ पे देखेंगे जलोढ़ मिट्टी की विशेषताएं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जलोढ़ मिट्टी की विशेषताएं। जलोढ़ मिट्टी में रेत, गाद और मिट्टी के विभिन्न अनुपात होते हैं, है ना, कि अलग अलग अनुपातों में यहाँ पे इसमें तत्व उपस्थित होते हैं, जैसे कि रेत हो गया, गाद हो गई, मिट्टी में अलग अलग तत्व। ये मिट्टी उपजाऊ होती है, इसकी उच्च उर्वरता के कारण जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्रों में गहन खेती की जाती है और घनी आबादी होती है ना। अगला है आपका, इन मिट्टी में पोटास, फॉस्फोरिक एसिड और चूना पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, जो धान, गन्ना, गेहूं और अन्य अनाज और दलहन फसलों की वृद्धि के लिए आदर्श माने जाते हैं, है ना। तो ये इसमें कई प्रकार के ऐसे जो हैं वो तत्व पाए जाते हैं जो कि इन फसलों के लिए, है ना, जैसे हमारी धान हो गई, है ना, ये इनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये पाए जाते हैं, इनमें होते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, खादर और बांगर में अंतर स्पष्ट कीजिए। पहले से ही, यानी कि बहुत ही सालों से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आपकी जब सामाजिक विज्ञान चेंज नहीं हुई थी, जो पहले का आपका सिलेबस था, पोर्शन था, अब तो हालांकि आपकी एनसीईआरटी आ चुकी है, तो पहले से भी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और अब भी पूछा जाएगा। बांगर और खादर में अंतर यहाँ पे लिखे गए हैं। इसमें बांगर में देखें तो नए जलोढ़ यहाँ पे पाए जाते हैं, कंकड़ तथा कैल्शियम फॉस्फेट कार्बोनेट, इस प्रकार से आपके इसमें अंतर रहेंगे। 4 अंतर दिए गए हैं, यानी अच्छी तरीके से आप देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, काली मृदा की विशेषताएं बताइए। तो काली मिट्टी यानी कि लेटराइट मिट्टी की विशेषताएं पूछ रहा है। तो कपास उगाने के लिए एक आदर्श मृदा है। कपास की जो खेती होती है वो काली मिट्टी में बहुत ही शानदार होती है। यहाँ पर रेगर मृदा भी कहा जाता है ना, रेगड़ मिट्टी भी इसे कहा जाता है। नहीं सॉरी, वो लेटेराइट मैंने बोल दिया, लेटेराइट लाल जो मिट्टी होती है उसे बोला जाता है। यहाँ पे काली मिट्टी को रेगड़ बोला जाता है ना, याद रखिएगा। चिकनी मिट्टी से बनती है ना, इसका निर्माण जो होता है, काली मृदा चिकनी मिट्टी होती है, एकदम चिकनी प्रकार की मिट्टी होती है। फॉस्फोरिक तत्व प्रायः कम मिलते हैं, इनमें फॉस्फोरिक तत्व कम पाए जाते हैं काली मृदा में, लेकिन ये कपास उगाने के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। यहाँ पे देखेंगे जैव विविधता क्या है, अगला चैप्टर है आपका वन एवं वन्य जीव संसाधन। तो जैव विविधता क्या है, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैव विविधता मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो जीवों में पाई जाने वाली विविधता को, है ना, जाने वाली यहाँ पे लिखना चाहिए था, जाने वाली विविधता को जैव विविधता कहते हैं ना। जीवों में जो विभिन्नताएं पाई जाती हैं, विविधताएं पाई जाती हैं, उसे जैव विविधता कहते हैं। अब इसको देखेंगे आगे। जैव विविधता किसी दिए गए पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर या पूरे ग्रह के जीवन स्वरूपों की भिन्नता की डिग्री है। भिन्नता मतलब विविधता, अलग अलग, है ना। पृथ्वी ग्रह पर लाखों जीवित जीव हैं। मनुष्य सहित ये सभी जीवित जीव एक दूसरे पर अन्योन्याश्रित हैं, है ना, एक दूसरे पर निर्भर हैं जीवन यापन हेतु ये सभी जीव। अगला क्वेश्चन है आपका, विस्तार पूर्वक बताएं कि मानव क्रियाएं किस प्रकार प्राकृतिक वनस्पति जाति और प्राणी जगत के जाति के ह्रास के कारण हैं। जो मानवीय क्रियाएं जो मानव द्वारा घटित की जाती हैं वो मानवीय क्रियाएं कहलाती हैं, है ना। तो वो किस प्रकार से वनस्पति जगत के जो जीव हैं और प्राणी जगत के जीव हैं इनके लिए ह्रास का कारण बन रही हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि मानव अपने स्वार्थ के अधीन होकर कभी ईंधन के लिए तो कभी कृषि के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई कर रहा है। इससे वन्य और वनस्पति तो नष्ट होती ही है, साथ ही वन्य जीवों का प्राकृतिक आवास भी छिन जाता है। जो वन के जीव होते हैं उनका आवास भी छिन जाता है ना। इससे हमारा पर्यावरण भी बहुत ही ज़्यादा असंतुलित होता है। उद्योगों का कूड़ा कचरा खुले स्थानों पर फेंका जाता है, तब भूमि प्रदूषित होती है। यहाँ पे मृदा प्रदूषण भी किया जा रहा है मनुष्यों के द्वारा। वृक्षों के अंधाधुंध कटने से पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता है, जैसे वर्षा का कम होना, है ना। वृक्षों की कटाई होगी, जहाँ पे वृक्ष नहीं होंगे तो वर्षा नहीं होगी। अगले देखेंगे यहाँ पे, पशुओं के अतिचारण से भी वनस्पति जगत को नुकसान पहुंचता है, क्योंकि इससे प्राकृतिक वनस्पति की पनप नहीं पाती और वह स्थान धीरे धीरे बाहर हो जाता है, यानी कि बंजर टाइप का हो जाता है। यहाँ पे देखेंगे संसाधन किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है संसाधन। शॉर्ट टाइप तो क्वेश्चन देखा था, लेकिन इसमें क्या है, संसाधनों के प्रकार बताइए। तो यहाँ पे देखेंगे वही परिभाषा रहेगी कि कोई भी वस्तु जिससे हम अपनी आवश्यकता की पूरी कर सकते हैं संसाधन कहलाती है। तो छोटी सी परिभाषा मैं आपको बोल कर बता रहा हूँ, इसमें थोड़ी सी लॉन्ग लिखी हुई है, आप यही बात याद रखिए। उदाहरण क्या हो गया संसाधन का, मिट्टी, पानी, स्कूल बैग, टिफिन आदि ये हमारे उदाहरण हो जाते हैं। तो संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, जैसे नवीकरणीय और अनवीकरणीय, तो उनके अंदर के पार्ट हैं।
लेकिन मैं संसाधन मुख्य प्रकार से आपको बताऊं तो कृत्रिम और प्राकृतिक संसाधन दो पाए जाते हैं। कृत्रिम हो गया, एक प्राकृतिक संसाधन हो गया ना, कि मानव निर्मित कहलाता है कृत्रिम, जो कि इंसान ने बनाया है। और एक संसाधन होता है प्राकृतिक, जो कि हमें प्रकृति से प्राप्त हुआ है, जैसे पानी हो गया, मिट्टी हो गया, ये हमने तो नहीं बनाया, ये तो हमें प्रकृति से प्राप्त हुए ना, तो ये प्राकृतिक संसाधन कहलाएंगे। और स्कूल बैग और टिफिन हमने बनाया है, इंसानों ने बनाया है, तो यहाँ कृत्रिम संसाधन कहलाएंगे। तो ये मुख्य रूप से तो संसाधन दो प्रकार के होते हैं, कृत्रिम और प्राकृतिक। फिर उनके अंदर नवीकरणीय होते हैं, अनवीकरणीय होते हैं। तो नवीकरणीय वो जो कभी स्रोत खत्म ना हो, है ना, सूर्य हो गए, ऐसे अनवीकरणीय, इसी प्रकार से आप इन्हें समझ लेंगे। तो अगला क्वेश्चन है आपका, संकटग्रस्त जातियों के नाम लिखिए और विलुप्त जातियों के नाम लिखिए, है ना। जो जो प्रजातियां आज के समय में बहुत ही ज़्यादा विलुप्त हो जाती होती जा रही हैं तेज़ी से, उनके नाम आपसे पूछे गए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो प्रजाति लुप्त होने की कगार पर हो उसे संकटाग्रस्त जातियाँ कहती हैं, है ना। उदाहरण, काला हिरण, है ना, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, भारतीय गैंडा, शेर, पूंछ वाला बंदर, संगाई यानी कि मणिपुरी हिरण। तो ये सभी जो हैं वो यहाँ पर संकटाग्रस्त जातियाँ हैं, प्रजातियाँ हैं जीवों की। तो इनको सेव करना चाहिए जितना हो सके, क्योंकि यहाँ पे इनकी प्रजातियाँ ख़त्म होती जा रही हैं। ये इनके नाम याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय उद्यान व वन्य जीव अभ्यारण्य में अंतर लिखिए, है ना। आपको सेंचुरीज में एंड नेशनल पार्क में अंतर लिखना है। देखेंगे यहाँ पे पहला अंतर आपका दिया गया है, राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य दोनों को जानवरों के संरक्षण के लिए बनाया गया है, जिसमें हम जानवरों की जान मान का ख्याल रख उन्हें बचा सकें। तो ये तो दोनों में कॉमन रहेगा, क्योंकि दोनों ही जानवरों के संरक्षण के लिए बनाए गए हैं, है ना। जानवरों के संरक्षण के लिए वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान दोनों बनाए गए हैं। अगला है आपका, राष्ट्रीय उद्यान ज़्यादा सुरक्षित होता है, जबकि वन्य जीव अभ्यारण्य उतना अधिक सुरक्षित नहीं होता है। इसके कुछ कारण होंगे, वो आप देख लेंगे, यहाँ पे देखेंगे। राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होता है, क्योंकि वहाँ पे वो विशाल होता है और अधिक सुरक्षित होता है, इसीलिए शक्तिशाली तो कहा ही जाएगा। आगे देखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सदियों से आ रहा है और पूछा ही जा रहा है, चिपको आंदोलन पर टिप्पणी लिखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। यहाँ पे देख रहे होंगे, पूरा आंसर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। चिपको आंदोलन पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तथा वनों को अलग करने की नीति का परिणाम है। यह आंदोलन हिमालय की पर्वत श्रृंखला में गढ़वाल के रैनी नामक गांव में घटित एक घटना से प्रारंभ हुआ था। 1970 की यह घटना है। लकड़ी के ठेकेदार और स्थानीय लोगों के बीच विवाद प्रारंभ हुआ। गांव के समीप के वृक्षों को काटने का अधिकार उसे दे दिया गया, है ना। जो ठेकेदार था उसने वृक्षों को काटने का ठेका ले लिया कि हम इसे काट देंगे, है ना। एक निश्चित दिन ठेकेदार के आदमी वृक्ष काटने के लिए आए। वहाँ के निवासी पुरुष वहाँ नहीं थे। वहाँ की महिलाएं फौरन वहाँ पहुँच गईं और उन्होंने पेड़ों को अपनी बाहों में भर कर ठेकेदार के आदमियों को वृक्ष काटने से रोका। वे पेड़ों से चिपक गईं, ताकि इसलिए जो लोग आए थे, ठेकेदार के जो आदमी आए थे पेड़ काटने, वो विचलित होकर ठेकेदार को अपना काम उसे बंद करना पड़ा, क्योंकि वो पेड़ों से चिपक गईं और पेड़ों को कटने से बचाने के लिए उन्होंने इतना बलिदान दिया, पेड़ों से चिपक गईं, अपने आप को न्यौछावर करने के लिए तैयार थीं। इसीलिए उसे चिपको आंदोलन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि पेड़ों से चिपक करके पेड़ों की रक्षा की। यही यहाँ पे चिपको आंदोलन आपको पूरा रहेगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपका, अगला चैप्टर ही स्टार्ट होता है यहाँ से, जल संसाधन, है ना। तो जल संसाधन के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में पूरे कंप्लीट करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। इसके बाद हम अगला वीडियो लाएंगे, जिसमें हम इस चैप्टर के आपके जो भी अभी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके रह गए हैं इसके सामाजिक विज्ञान के, तो हम सभी को कंप्लीट करेंगे अगले वीडियो में। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि हम आपके लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करने के लिए और उनके आंसर ढूंढने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो आप इतना तो कर ही सकते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर कीजिएगा, ताकि वह भी इसका लाभ ले सकें, यानी कि उन्हें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता चल सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।